भाइयों बहनों नमस्कार। कोरोना नामक महामारी के बाद यह मेरा 7वां एपिसोड है वीडियो की श्रृंखला में, और हम आप सबके सम्मुख विश्व परिदृश्य की कुछ बातें लेकर उपस्थित हुए हैं। एक तो आज भारत से उम्मीद चीन को है, भारत से उम्मीद संयुक्त राज्य अमेरिका को है, भारत से उम्मीद सोवियत संघ को स्थायी रूप से है, यूरोप को भारत से उम्मीद है, और आश्चर्य का विषय यह है कि पाकिस्तान को भारत से उम्मीद है। एक सप्ताह पहले भारत का नाम लिए बगैर शोएब अख्तर नामक क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत का नाम लिए बगैर भारत के रहन सहन और खान पान की भूरी भूरी प्रशंसा किया था। कल उसने भारत से एक अच्छी संख्या में वेंटिलेटर की मांग किया है, जिससे पाकिस्तान में भी कोरोना से पीड़ित लोगों का उपचार और देखभाल ठीक प्रकार से हो सके। यह विषय क्या कहता है, इसका उत्तर हम आपको आगे देंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि 1859 का वो वर्ष, 1857 में नहीं कह रहा हूँ, 1859 का वो वर्ष जब चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज प्रकाशित होती है और 3 आधारों पर वो बताता है कि सृष्टि का संचालन होगा, सृष्टि चलेगी, पृथ्वी की गति आगे बढ़ेगी, विकास उसके आधार पर होगा। पहला उसने कहा जीन म्यूटेशन यानी आनुवांशिक उत्परिवर्तन का मूल रोल होगा, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और तीसरा उसने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सशक्त होगा उसका वर्चस्व कायम होगा और यह चीज हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात, 1859 में ही दुनिया में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होता है। उस औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात के पीछे भारत के कच्चे माल की बहुत व्यापक भूमिका है, उसके इतिहास में भी हम बाद में कभी जाएंगे। तीसरी बात होती है कि आधुनिक विश्व के बहुत धुरंधर किस्म के विचारक और चिंतक, जिनका बहुआयामी ज्ञान और विद्या परंपरा में योगदान था, पाश्चात्य देश जर्मनी के अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और कार्ल रीटर, इन दोनों का देहावसान उसी वर्ष होता है, और उसके पहले वे अपने योगदान को संपादित कर चुके होते हैं 1800 से लेकर 1859 ईस्वी तक। इस परिप्रेक्ष्य में दुनिया को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध पूरी दुनिया ने देखा है, और उस विश्व युद्ध के कारणों में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के आलोक में दुनिया संचालित हो रही है। और आज जब मूल्यांकन करेंगे और अब विचार करेंगे, मैं बहुत बार इस बात को वर्षों से कह रहा हूँ कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक की पूरी संकल्पना ध्वस्त, निरस्त और शून्य हो जाती है वर्तमान संदर्भों में। जीन म्यूटेशन ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, और फिर तीसरी बात सशक्ततम का ही वर्चस्व होगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 1900 से लेकर 1925 के बीच वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार के अनुशासनों में 3 प्रकार की संकल्पनाएं आईं। एक वो संकल्पना आई जिसमें लोगों ने कहा कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे प्रकार की संकल्पना आई, नहीं, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति पर जैसा चाहे वैसा विजय प्राप्त कर सकता है। एक तीसरे प्रकार की अवधारणा आई, नहीं, कभी मनुष्य श्रेष्ठता अपनी सिद्ध करता है, कभी प्रकृति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। यह द्वंद्व, यह संकट, इस प्रकार के विचार वास्तव में केवल उसी विचार की कड़ी में आगे बढ़ते हैं जो विचार चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आज जब कोरोना नामक वैश्विक आपदा दुनिया के सामने खड़ी है तो 2 तरह की धाराएं इस समय भी चल पड़ी हैं। एक धारा है जो कह रही है कि वैश्विक मित्रता का जो भाव है, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी का जो सिस्टम है, वो अब दुनिया में चलेगा, राष्ट्र और राज्य की संकल्पना पूरी तरह धराशायी हो जाएगी। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। एक दूसरी संकल्पना है कि नहीं, राष्ट्र और राज्य की जो संकल्पना है वो और मजबूत होगी, और प्रखर और तीव्र होगी,
और जो वैश्विक ग्लोबल विलेज की जो संकल्पना है, जिस संकल्पना के आधार पर लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके आधार पर वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, विश्व मानव मित्रता का जो समूह चलेगा, जिसको आप ग्लोबल विलेज भी कह सकते हैं, वैश्विक गांव भी कह सकते हैं, और जिसको तिरुवन्नलई नारायणन सेशन कहते थे कि यह एलपीजी गैस है और इसके सिवा कुछ नहीं है, और जिसके आधार पर ग्लोबल विलेज दुनिया में पहली बार कहा गया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, वो तीनों आधार भी कहीं ना कहीं चार्ल्स डार्विन को ही आगे बढ़ाने की दिशा में चलने वाले कदम हैं। चार्ल्स डार्विन तो कुछ हद तक प्रकृति को प्रभावी मानते थे, प्रकृति के अनुसार अपनी बात को लौकिक जगत में सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इस आधुनिक काल में जिसके नाते वैश्विक गांव और दुनिया बनाने की लोग आज बात कर रहे हैं, यह बात पूरी तरह खंडित होती है, टूटती है और नष्ट होती है। आने वाले समय में एक अर्थव्यवस्था का जो वर्तमान समय में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से जो गुजर रही है, आफ्टर कोरोना इफेक्ट पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का एक बड़ा सिलसिला चलेगा। और आज की परिस्थिति बता रही है कि उस आर्थिक मंदी के से परेशान होने वाले वे ही लोग होंगे जिन लोगों ने कोरोना को पैदा किया है, और कोरोना से सर्वाधिक पीड़ित लोग हैं सो कॉल्ड तथाकथित विकसित लोग, जिनके पास संसाधन सुविधाएं, भौतिक साधन सुविधाएं बहुत व्यापक पैमाने पर उपलब्ध हैं। वे सभी उसी से पीड़ित होंगे। और अब जो समीकरण दुनिया के सामने उपस्थित हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह इतना विश्वसनीय, इतना अकल्पनीय, इतना सर्वश्रेष्ठ नाम है कि केवल भारत के प्रधानमंत्री के नाते नहीं, एक महामानव के नाते इस व्यक्ति का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 2014 के बाद से जो वैश्विक राजनीति, वैश्विक भारतीय विदेश नीति को लेकर इस व्यक्ति ने जो कार्य किया है, वह कार्य केवल और केवल भारत के हित में नहीं होगा, वह समूची मानवता के हित में होगा। और जो उस ट्रैक पर, जो उस तंत्र का अनुसरण करेगा उसके हित में होगा, जो उसमें छल करेगा, कपट करेगा, उसका अनुसरण नहीं करेगा, उसके विरुद्ध होगा, वह गर्म युद्ध की दिशा में और लोगों को ले जाएगा। लेकिन भारत उससे बचेगा, इस बात को बहुत शिद्दत से आज आप महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 3-4 वर्ष बाद इसको सब लोगों को निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से स्वीकार करना ही पड़ेगा। और वह इसलिए करना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध दूसरे दशक में जो हुआ पिछली शताब्दी के, और 5वें दशक में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ पिछली शताब्दी में, इन दोनों को आधार मानकर उससे पहले दी गई विश्व की भू राजनीतिक और भू सामरिक दृष्टि से जो चारों संकल्पनाएं हैं, उस संकल्पना पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से एक एक करके प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। वो चारों संकल्पनाएं भी इस बात को इंगित और प्रमाणित करती हैं कि आने वाले समय में विश्व की जो स्थिति बनेगी, वह स्थिति गर्म युद्ध की स्थिति बनेगी। और उसमें ध्रुव 2 होंगे, लेकिन उन ध्रुवों का पक्षकार कोई नहीं होगा, यह जानने और समझने वाली बात होगी। उस समय देखने वाले लोगों की संख्या बहुत होगी। सोवियत संघ और अमेरिका जैसे 2 ध्रुव और उनके कुछ पिछलग्गू जैसा समीकरण नहीं होने वाला है, और न तो विश्व फ्रेटर्निटी, वैश्विक गांव जैसी संकल्पना बनने वाली है। विलियम गेट्स कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब 1976 में स्थापित किया, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि आने वाली शताब्दी में जिसके पास संचार और परिवहन की बेहतर सुविधा होगी, वो विकास के मानदंड, विकास के धरातल पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
लेकिन वही विलियम गेट्स भारतीय पद्धति से, गुरुकुल पद्धति से अमेरिका में शिक्षण संस्थाओं का विकास भी कर रहे हैं। इस बात को भी सबको ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अपनी ही बातों और कृतित्व का पुनर्मूल्यांकन भी कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कोरोना से भारत लड़ रहा है। भारत के प्रत्येक नागरिक का इस समय परम कर्तव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री दूरदृष्टा, यशस्वी, जो बहुत दूर तक देख सकने की जिसमें सामर्थ्य है। इंदिरा गांधी जी कहती थी, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। इंदिरा गांधी जी कहती थीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 100% उसको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने लोगों के जीवन में उतारने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस नाते आने वाले समय में भारत की वैश्विक स्थिति, भारत की क्षमता और भारत की परिस्थिति इतनी अच्छी और सुखद होगी कि उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान समय में हम अपने नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इस कड़ी में हम आगे और बातों की आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।